नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, ज्यादा पहले नहीं, सिर्फ आज से 20 साल पीछे हम लोग जाए तो सिप्ला ने एक बहुत बड़ा सेटबैक दिया था दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज है उनको। सिप्ला ने ये अनाउंस किया था कि हम लोग ने बहुत सारी मेडिसिन का एक ऐसा कॉकटेल बनाया है जिसके बाद HIV जो है उसके इलाज का खर्चा सालाना 5.5 लाख से घट के 17,000 तक हो जाएगा। सिप्ला आप लोग को पता होगा, ख्वाजा अब्दुल हमीद जी ने स्टेब्लिश किया था महात्मा गांधी जी के इंस्ट्रक्शन पे इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए मेडिसिन के मामले में। और इनके बेटे जो है यूसिफ हमीद, इन्हीं ने ये अनाउंसमेंट की थी 30 मेडिसिन के बारे में। और इस न्यूज के बाद काफी ज्यादा तारीफ मिली थी सिप्ला को सुनने को, और साथ ही साथ इंडिया की भी बहुत ज्यादा तारीफ हो रही थी कि इंडिया की जो मेडिसिन होती है वो बहुत ज्यादा सस्ती होती है बाकी अगर कंपनीज की हम लोग मेडिसिन देखे जो विदेशी हैं उनके कंपैरिजन में। लाइफ सेविंग होती है उन लोगों के लिए जो महंगी महंगी मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पाते। और सिर्फ सिप्ला ही नहीं, बाकी भी इंडिया की फार्मा कंपनीज जो है इन सब की वजह से काफी टाइम से इंडिया को जो है वो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का टैग मिला हुआ है। अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दूं, आज के टाइम पे इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का। लेकिन हाल में कुछ ऐसी घटना सुनने में आई है जो कि इंडिया की इस इमेज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं और इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री की एक बहुत ज्यादा नेगेटिव इमेज क्रिएट कर सकती है। हुआ क्या है कि बहुत रिसेंटली की अगर हम लोग बात करें, अभी उज्बेकिस्तान में 15 बच्चों की डेथ हो गई थी, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन चलाया उज्बेकिस्तान ने और उसने फिर इस डेथ को लिंक किया इंडियन कंपनी की एक कफ सिरप से। अब हो सकता है आप लोग को लगे कि ये तो बहुत पहले की न्यूज है, ऐसा तो बहुत पहले हम लोग को 2-3 महीने पहले सुनने को मिला था। नहीं, देखो, ये पुरानी न्यूज नहीं है। पहले जो हुआ था अक्टूबर के महीने में वो सेम चीज हुई थी गाम्बिया में, जिसमें 70 बच्चों की डेथ हो गई थी और वो भी एक दूसरी इंडियन कंपनी थी उसके कफ सिरप से लिंक बताई जा रही थी। ये दो न्यूज हो गई, प्लस नेपाल हो गया, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन सब ने हाल में ही इंडिया की जो मेडिसिन है उस पर बैन लगा दिया है। इन लोग का कहना है कि हम लोग इंडिया की मेडिसिन को इम्पोर्ट नहीं करेंगे। फिर कुछ इंडियन कंपनीज का इनने नाम दिया है कि हम लोग इन कंपनीज की मेडिसिन को इम्पोर्ट नहीं करेंगे। एक और चीज हुआ था 2020 में, अगर आप लोग को याद आ रहा हो तो जम्मू एंड कश्मीर में कुछ लोगों की डेथ हो गई थी कफ सिरप पीने की वजह से। तो ये सब जो चीज है ना, ये सब काफी ज्यादा सवाल उठाते हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है और कफ सिरप ही क्यों। अभी जो उज्बेकिस्तान वाला रिसेंट वाला मामला है, इसमें तो खैर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इंडियन हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि CDSCO कंटिन्यूसली उज्बेकिस्तान की जो अथॉरिटीज है उनके साथ कांटेक्ट में है इस मामले में। लेकिन फिर भी क्या हुआ है कि उज्बेकिस्तान ने लीगल एक्शन भी शुरू कर दिया है जिस कंपनी की ये कफ सिरप थी उसके वहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके अगेंस्ट में। तो ये सब चीजें हैं, जानेंगे पूरा इस वीडियो में इन सब के बारे में। कफ सिरप की वजह से ही क्यों डेथ हो रही है और इंडियन कफ सिरप की वजह से ही क्यों डेथ हो रही है। साथ ही साथ एक आर्गुमेंट ये भी दिया जा रहा है कि ये जो न्यूज़ें आ रही हैं ये सब झूठी न्यूज़ है। ग्लोबल फार्मा कंपनीज जो हैं वो इंडिया को बदनाम करना चाहती हैं और इसलिए इस तरीके का प्रोपेगेंडा चला रही हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में डिटेल में। बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ आपके सामने सारी न्यूज है। उज्बेकिस्तान में सितंबर से लेकर दिसंबर तक काफी बच्चों को एडमिट किया गया, जिसमें से 15 बच्चों की डेथ हो गई। बाद में उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन चलाया और इसको लिंक बताया एक इंडियन मारियन बायोटेक की एक कफ सिरप से जिसका नाम था डॉक मैक 1। हालांकि उज्बेकिस्तान के गवर्नमेंट का अगर आप लोग स्टेटमेंट देखोगे ना तो इसमें इन लोग ने कुछ चीजों का मेंशन किया है, जैसे कि ये जो बच्चे थे ये ऐसा नहीं थे, बिल्कुल ठीक थे और इनको कफ सिरप पिलाया गया और इनकी डेथ हो गई। सबसे पहले तो बताया गया ये सारे बच्चे जो है थे तो ये एक्यूट रेस्पिरेटरी इशू से ऑलरेडी परेशान थे। फिर इनके जो पेरेंट्स थे इन लोग ने काफी ज्यादा ओवरडोज दिया अपने बच्चों को इस कफ सिरप का। 5-5 ml तक का दिन में 3 से 4 बार डोज दिया जाने लगा बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। तो ये सब चीजें तो इनने कही है। ओवरडोज भी नुकसान कर जाती है दवाई का, लेकिन उसके बाद भी इन लोग ने जो लीगल एक्शन था कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव जो थे उज्बेकिस्तान में उनके खिलाफ शुरू कर दिया। नाउ इंडिया अपनी काउंसिलर एक्सेस देगा इसमें। इससे पहले गाम्बिया में क्या हुआ था वो मैं अगर आप लोग को बताऊं तो गाम्बिया वाले इंसिडेंट में तो इंडिया और WHO के बीच में कहासुनी भी हो गई थी। हुआ क्या था कि 70 बच्चों की डेथ हुई थी वहां पर अक्टूबर के महीने में और WHO ने अपनी जो जांच पड़ताल है वो की। उसके बाद WHO ने कहा कि मेडेन बायोटेक एक इंडियन कंपनी है जिसकी एक कफ सिरप में एक्सेस मात्रा में डाई इथिलाइन ग्लाइकोल और इथिलाइन ग्लाइकोल मिला है और ये जो कंपाउंड है इसकी वजह से WHO का कहना था ये डेथ हुई है। फिर WHO ने 4 इंडियन प्रोडक्ट्स के खिलाफ अलर्ट भी जारी कर दिया था कि जो प्रोडक्ट्स है इनको तुरंत मार्केट से हटा देना चाहिए और इसका तुरंत कंजम्पशन जो है वो बंद हो जाना चाहिए। इसके बाद इंडिया ने भी टेस्ट कराया अपने यहाँ और इंडिया में जो टेस्ट कराया गया उसमें ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला।
इसीलिए इंडिया ने फिर काफी स्ट्रांग मैसेज भेजा था डब्ल्यूएचओ को। इंडिया ने ये कहा था कि इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने काफी ज्यादा जल्दी कर दी और प्री मेच्योरली लिंक कर दिया कफ सिरप को और इन डेथों को, और ऐसा करके डब्ल्यूएचओ ने इंडिया को इरिपेयरेबल डैमेज पहुंचाया, जिसको शायद कभी इंडिया रिपेयर ना कर पाए। उस डैमेज से इंडिया शायद कभी उबर ना पाए। इसमें गाम्बिया का भी जो है वो बहुत ज्यादा श्योरली ये नहीं कह रहा था कि इंडियन मेडिसिन की वजह से ये हुआ है, लेकिन डब्ल्यूएचओ उसके बाद भी इस पॉइंट पे अड़ा रहा कि नहीं, ये जो हम लोग ने टेस्ट कराया इसमें इथिलाइन ग्लाइकोल और डाइथिलाइन ग्लाइकोल मिला है और इसकी वजह से ये डेथ हुई है। ये कंपाउंड के बारे में हम लोग देखेंगे अभी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी जो मैं बता रहा हूँ खाली वो आप लोग समझिए। फिर क्या हुआ कि इंडोनेशिया में अक्टूबर के महीने में 99 बच्चों की डेथ हो गई, जिसके बाद उसने सारी सिरप बेस्ड मेडिसिन जो थी उसको बैन कर दिया। मतलब कि टैबलेट्स और बाकी फॉर्म में जो मेडिसिन है वो सब ठीक है, लेकिन सिरप मेडिसिन उसने कह दिया कि हम लोग अपनी मार्केट में बिकने नहीं देंगे। का सिरप ही क्यों, ये मैं अभी आगे आप लोग को बताऊंगा। उसके बाद नवंबर में वियतनाम ने ऐसा किया, इंडियन मेडिसिन को बैन कर दिया। 36 कंपनी की इंडियन मेडिसिन को बैन कर दिया। फिर हाल ही के कुछ दिन पहले की न्यूज है नेपाल से, इसने भी 16 इंडियन कंपनीज की मेडिसिन को बैन कर दिया अपने आप बिकने से, ये कह के कि डब्ल्यूएचओ का जो स्टैंडर्ड है उसको ये कंपनीज फॉलो नहीं करती। ये तो कुछ न्यूज हैं जो कि हाल की हैं। इसके अलावा बाकी भी इंडियन कंपनीज को आप लोग देखोगे ना तो उस पे ऑलरेडी कई कंट्रीज में केस चल रहे हैं, चाहे वो उनकी मेडिसिन से रिलेटेड केस हो गया, चाहे उनकी प्रैक्टिसेस से रिलेटेड केस हो गया, ये सब काफी ज्यादा चल रहा है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं वर्ल्ड की फार्मेसी होने का। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो सिरप है यही ज्यादा प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रही है। दरअसल होता क्या है कि सबसे पहले तो एक चीज मैं कह दूं कि मैं बिल्कुल इस चीज को अभी नहीं मानता कि इंडियन मेडिसिन की वजह से ये डेथ हुई है। इन डेथ के और भी रीजन हो सकते हैं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए उस पर। और ये जो क्लेम है कि ग्लोबल प्रोपेगेंडा जो चल रहा है इंडिया के खिलाफ, मैं भी इस क्लेम का बहुत ज्यादा सपोर्टिव हूँ अब तक। लेकिन फिर भी जो कमियां हैं वो जानना हम लोग के लिए जरूरी है। जब तक हम लोग अपनी कमियों को नहीं जानेंगे तब तक उस पर सुधार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो प्रॉब्लम्स है उसको समझना हम लोग को जरूरी है। अब होता क्या है कि सबसे पहले तो दो चीज आप लोग समझो, एक होता है सस्पेंशन और एक होता है सिरप। बचपन में सॉल्वेंट सॉल्यूट आप सबने पढ़ा होगा। जैसे चीनी पानी का एग्जांपल ले ले तो जो चीनी हो गया वो हो गया सॉल्यूट और जो पानी हो गया वो हो गया सॉल्वेंट। नाउ सस्पेंशन में क्या होता है कि ये जो सॉल्यूट होता है ये पूरी तरीके से पानी में घुलता नहीं है, इसी के ऊपर रहता है, इसी के ऊपर रहता है सॉलिड फॉर्म में ही। जैसे हम लोग दाल का एग्जांपल ले सकते हैं, दाल जो है वो पूरी तरीके से पानी में घुल नहीं जाती है, वो वैसे ही रहती है। और जो सिरप होता है इसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूट होता है वो पूरी तरीके से घुल जाता है। अगेन हम लोग चीनी और पानी का एग्जांपल ले सकते हैं, चीनी पूरी तरीके से घुल जाती है पानी में। तो आई होप सस्पेंशन और सिरप के अंतर आप लोग को पता चल गया होगा। कोई बड़ी चीज नहीं है, ये सब हम लोग बचपन में भी पढ़े होंगे, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया आप लोग को। अब इंडिया में क्या है ना कि ये जो दोनों कफ सिरप थी, चाहे वो गाम्बिया के केस में जो कंपनी थी उसकी कफ सिरप हो गई, चाहे ये उज्बेकिस्तान वाली जो कफ सिरप थी वो हो गई, ये इंडिया में नहीं बिकती थी। ये सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए ये कंपनियां बनाती थी। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो अब सिरप को छोड़ के थोड़ा बहुत सस्पेंशन की ओर बढ़ रहा है। इसका रीजन है कि सिरप जो है उसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो क्या कि जो एपीआई होता है इसमें, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वो अच्छे से नहीं घुलता है। ये अब ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या होता है, दरअसल होता क्या है ना, देखो आपकी जो मेडिसिन होती है उसको बनाने के लिए एक तो उसमें जो सबसे मेन कंपाउंड होता है जो कि आपकी बीमारी को ट्रीट करने के लिए होता है वो डाला जाता है। साथ ही साथ इसमें और भी चीज मिलाई जाती है। इस मेन कंपाउंड का जो साइड इफेक्ट हो गया उसको कम करने के लिए, या फिर जो सिरप वेस्ट या फिर बाकी चीज में हो गए उनके टेस्ट के लिए, या फिर बाकी पर्पज के लिए भी एक्स्ट्रा चीज इसमें डाली जाती है। ये जो मेन कंपाउंड है इसके इफेक्ट को भी इनहेंस करने के लिए वो चीजें डाली जाती है। तो बहुत से रीजन होते हैं, बाकी चीज भी इसमें मिलाई जाती है। तो ये जो मेन कंपाउंड होता है ये होता है एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। बाकी सब वो जो चीजें होती हैं वो साइड साइड की चीजें होती हैं, वो एक्स्ट्रा एडेड होती हैं। तो सिरप के केस में क्या होता है कि ये जो एपीआई होता है ना ये उतना वाटर सॉल्यूबल नहीं होता, यानी कि जो सॉल्यूशन होगा सिरप का उसके अंदर ये जो मेन कंपाउंड होती है इसको घोल पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आप लोग कोई सिरप देखो तो उसमें लिखा रहता है कि शेक बिफोर यूज, यानी कि इसको अच्छे से मिक्स कर डालें ताकि ये मिक्स हो जाए। क्योंकि जो सॉल्यूट है यानी कि जो एपीआई है वो उतना ज्यादा सॉल्यूबल नहीं है, वो नीचे बैठ चुका होगा। ठीक है। अब इसीलिए क्योंकि ये जो एपीआई है ये उतना ज्यादा वाटर सॉल्यूबल नहीं होता, इसीलिए क्या चाहिए होता है हम लोग को एक अलग तरह का सॉल्वेंट चाहिए होता है जिसमें ये घुल जाए। और जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है इसमें वो होता है प्रोपिलीन ग्लाइकोल। अब ये जो प्रोपिलीन ग्लाइकोल होता है ना ये मार्केट में बिकता है दो तरह की वैरायटी में। एक होता है इंडस्ट्रियल यूज के लिए और दूसरा होता है फार्मा यूज के लिए यानी मेडिसिन के लिए। ये जो इंडस्ट्रियल यूज वाला जो प्रोपिलीन ग्लाइकोल होता है ये रिलेटिवली बहुत ज्यादा चीप होता है फार्मा वाले प्रोपिलीन ग्लाइकोल से। इसीलिए कंपनियां करती क्या है कि ये इंडस्ट्रियल वाला प्रोपिलीन ग्लाइकोल ले लेती हैं और इसी में जो एपीआई है वो मिला के कफ सिरप बना के आप लोग को दे देती हैं।
और यहीं से फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। ये जो इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रोपिलीन ग्लाइकोल होता है ना, इसमें होता क्या है कि प्रोपिलीन ग्लाइकोल के साथ साथ इथिलीन ग्लाइकोल और डाई इथिलाइन ग्लाइकोल भी पाया जाता है। ये दोनों टॉक्सिक होते हैं और इनके कंजम्पशन से फीवर, कोल्ड, कफ, एलर्जी, इस तरह की बाकी और भी प्रॉब्लम हो सकती है ह्यूमंस को। गाम्बिया वाले केस में तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, WHO ने कह दिया कि इसी कंपाउंड की वजह से ये डेथ हुई है। और उज्बेकिस्तान वाला जो केस है, इसमें भी बहुत ज्यादा इथिलाइन ग्लाइकोल को लिंक्ड बताया जा रहा है इसी चीज से। अब हो सकता है आप लोग कहोगे कि ये जो फार्मा कंपनीज ये करती हैं, इंडस्ट्रियल प्रोपिलीन ग्लाइकोल को यूज करने लगती हैं फार्मा वाली छोड़ के, तो इसमें कोई कानून नहीं है क्या? सरकार कुछ नहीं करती क्या? देखो, कानून भी है, इसके लिए स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन भी है, लेकिन जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ना, ये बहुत ज्यादा वीक है। और फिर थोड़ा बहुत करप्शन वगैरह भी है। तो ये सब चीजें तो कोई खास बताने की जरूरत नहीं है। बहुत से कानून है लेकिन उनके अगेंस्ट में काम हो रहा है। लेकिन क्योंकि बात छिड़ी है तो फिर भी हम लोग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है इस चीज में उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो ड्रग्स होते हैं या फिर मेडिसिन होती है, इनको रेगुलेट करने के लिए इंडिया के अंदर जो कानून है वो है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। और इसके बाद रूल्स 1945। इन्हीं दोनों के अंदर ये जो पूरा फार्मा है वो रेगुलेट होता है। इसमें सिर्फ अंग्रेजी दवाई नहीं बल्कि आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथिक, ये सब भी इसी के अंदर रेगुलेट किए जाते हैं। इसी कानून के अंदर पूरा प्रोवाइड किया गया है कि मैन्युफैक्चरर्स को कैसे लाइसेंस दिया जाएगा, क्या रिक्वायरमेंट होगी इस लाइसेंस दिए जाने की, सेफ्टी और इफेक्टिवनेस का प्रूफ जो है वो क्या चाहिए, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए, ये सब इस चीज में मेंशन किया गया है। कानून हो गया। अब कौन सी बॉडी ये सब देख, तो इंडिया में जो बॉडी है जो ये सब पूरा डिसाइड करती है वो है CDSCO, यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरा फार्मा से रिलेटेड जो भी इशू होता है सब कुछ यही देखरेख करती है। सेफ्टी, इफिकेसी, क्वालिटी ऑफ ड्रग्स, कॉस्मेटिक और डिवाइस, इन सब का इंश्योर करना इसी का काम है। कौन सी ड्रग्स का कैसे टेस्टिंग कराना है, कब इसको अलाउ करना है मार्केट में, ये सब पूरा यही सब देखती है। लाइसेंस देने से लेके लाइसेंस कैंसिल करने तक ये सब इसी का काम है। इंस्पेक्शन करना भी कि सही काम हो रहा है कि नहीं और मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से हो रही है कि नहीं, ये सब भी इसी का काम है। आप लोग शुरुआत में जब कोरोना वैक्सीन पे काम हो रहा था तब इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम काफी बार सुनते होंगे, या फिर आप लोग DCGI का नाम सुनते होंगे, ड्रग्स कंट्रोलर एंड जनरल ऑफ इंडिया। ये कुछ भी नहीं है, ये इसी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है उनको कहा जाता है। इन्हीं लोग का काम था कि वैक्सीन का टेस्ट कराए और फिर उसके रिजल्ट के बाद अप्रूव करे कि हाँ अब लोगों को ये लगाई जा सकती है। तो उस समय काफी ज्यादा न्यूज में ये सब मेंशन किए जाते थे कि डायरेक्टर जनरल ने थर्ड लेवल का टेस्ट कह दिया या फिर इस वैक्सीन को अलाउ कर दिया कॉमर्शियल पर्पस के लिए। ये सब चीजें उस समय हो सकता है आप लोग ने सुनी होगी ना। अब प्रॉब्लम क्या खड़ी होती है ना, इनका जो तरीका होता है इंस्पेक्शन वो थोड़ा वीक है। जैसे कि ये इंस्पेक्शन कैसे करती है कि ये सडनली जाती हैं जब इनका मन होता है इसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, वहां से एक दो सैंपल उठा लेंगी और उसको फिर चेक करने के लिए भेज देंगी। उसके बाद उसका जो रिजल्ट होगा उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेंगी। लेकिन होता क्या है कि ये इंस्पेक्शन भी पूरा इनके मूड पे होता है और बहुत कम इस तरीके के इंस्पेक्शन होते हैं। प्लस थोड़ा बहुत जो करप्शन है उसके मामले भी यहाँ पर आते हैं। तो इस चीज की वजह से अब कहने के लिए तो छोटी सी लापरवाही है, लेकिन होता क्या है इसकी वजह से ह्यूमंस की जो हेल्थ है उस पर असर पड़ता है, डेथ तक की बात पहुंच जाती है। हालांकि मैं फिर ये कह रहा हूँ कि अभी मैं ये नहीं मानता कि इंडियन कफ सिरप की वजह से ये जो डेथ है वो हुई है गाम्बिया में चाहे उज्बेकिस्तान में, लेकिन फिर भी इस तरीके की जो न्यूज है इसको हम लोग को चाहिए कि हम लोग इतने स्टेप ले ले अपनी तरीके से कि इस तरीके के इल्जाम ही ना लग पाए इंडिया पे। क्योंकि फार्मा सेक्टर जो है वो इंडिया के लिए थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 60 बिलियन की टोटल इंडियन फार्मा इंडस्ट्री है। लगभग 200 कंट्रीज में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं अपनी मेडिसिन और टोटल कंट्री वर्ल्ड में है 195। ओके तो ये क्या है ना कि क्यों ऐसा है, बहुत सी कंट्री जो है उनका जो स्टेटस है वो डिस्प्यूटेड है। वो खुद को इंडिपेंडेंट कहती है लेकिन कोई दूसरी कंट्री कहती है कि नहीं ये हमारा पार्ट है। तो इस वजह से ये जो डिफरेंस है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के मानने में कि इतनी कंट्रीज है वर्ल्ड में, उसमें अंतर है। तो उस सब चीजों में ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, खाली जो क्वांटम है उसको समझने की जरूरत है। लगभग 200 जितनी कंट्रीज जो हैं उसमें हम लोग अपनी मेडिसिन सप्लाई करते हैं। अफ्रीका में इंपोर्ट होने वाली सारी जेनरिक मेडिसिन में अकेले 45% शेयर जो है वो इंडिया का ही है। और इंडिया में अगर आप लोग देखोगे तो पिछले सिर्फ एक डिकेड में हम लोग ने जो टोटल एक्सपोर्ट था हमारा वो फार्मा सेक्टर में डबल कर दिया है। अभी जो हम लोग का टोटल एक्सपोर्ट है वो लगभग $24.5 बिलियन का था लास्ट ईयर, यानी 2021 में। 2024 में ये हमारी जो इंडस्ट्री है इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टोटल 65 बिलियन की हो जाएगी और 2030 तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है 120 बिलियन की हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मैं कहूंगा कि हमारी ये जो फार्मा सेक्टर है ये बढ़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का भी प्लान है इसको बूस्ट करने का, PLI स्कीम भी इसके लिए अनाउंस की गई है। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ेगी ना इस तरीके के एलिगेशंस और लगते रहेंगे। वो बहुत कॉमन है, जो नाम वाला होता है वही बदनाम होता है। तो इसमें कोई अलग सी चीज नहीं है।
ये एलिगेशन हम लोग पे और लगते रहेंगे, लेकिन हम लोग को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इस चीज में कोई भी कमी ना छोड़े। हमारा जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है इसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाने की जरूरत है, ताकि ये सब चीजें हम लोग को फ्यूचर में देखने को ना मिले। दूसरा, मैं एक चीज आप लोग से बताना चाहूंगा कि ये जो गाम्बिया वाला इंसिडेंट हुआ था ना, इसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो इंटरनेशनल मीडिया ने इसको जिस तरीके से कवर किया, इतना ज्यादा कवर किया इंटरनेशनल मीडिया ने, हालांकि कवर किया जाना चाहिए, नो डाउट, मीडिया का काम ही न्यूज को बताना लोगों को, लेकिन इतना ज्यादा एग्जेजरेट करके इस चीज को बताया गया था कि बिल्कुल भी इस चीज से नकारा नहीं जा सकता कि एक बहुत बड़ी साजिश हो रही हो इंडिया के खिलाफ। तो इस चीज को भी देखते हुए कि हम लोग को अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है उसको और स्ट्रांग करना चाहिए, ताकि ऐसे सवाल उठाना ही मुश्किल हो जाए इंडिया पे और इंडिया की फार्मा पे। हाल में इंडियन गवर्नमेंट ने 2 स्टेप लिए हैं। सबसे पहले तो इसने इथिलाइन ग्लाइकोल जो है उसकी सेल्स पे काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, और दूसरा कमेटी बनाई गई है सीडीएससीओ के अंदर, जो पूरे कंट्री में जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं मेडिसिन, उनका इंस्पेक्शन करेगी। तो ये सब स्टेप लिए गए हैं, ये सब स्टेप थोड़े पहले लिए जाने चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, लेट ही लिए गए, लेकिन कम से कम लिए तो गए। तो जो भी हो, जो न्यूज थी वो पूरी मैंने आप लोग को कवर कर दिया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।